सब्सक्राइब टू नॉलेज गेट बाइट्स चैनल, जहां हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स स्मॉल वीडियोस में। हेलो एवरीवन, तो चलिए अभी बात करते हैं यूनिट 3 यानी कि डिसीजन ट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। केएनएन इसी में पढ़ेंगे, एंट्रोपी इसी में पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन गेन इसमें पढ़ेंगे। तो ओवरऑल मशीन लर्निंग को समझने के लिए है ना, बिफोर वी प्रोसीड फॉरवर्ड, ये एक बहुत अच्छा यूनिट है और ये सारे टॉपिक्स इन द सीक्वेंस में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी से। तो जैसा इस चैनल पे हमेशा मैंने कोशिश की है कि ऐसा ना हो कि जस्ट चीज़ों को दूर दूर से पढ़ के समझ के और जल्दी से आगे बढ़ जाए। नहीं, एक एक बेसिक आइडिया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भले हम सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना पड़े तो ये अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट है उसको आंसर करने के लिए। तो आई गो वन बाय वन। देखो, दो तीन एनालॉजी हैं। पहले एक एनालॉजी दिखाता हूँ, देन यहाँ पे थ्योरेटिकली बात आपको समझाऊंगा। डिसीजन ट्री क्या है आप खुद ही समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे देखिए, कंडीशन है, हमें डिसाइड करना है। हमारे पास एक फॉर एग्जाम्पल न्यू जॉब का ऑफर है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, और हमें डिसाइड करना है कि यार वो ऑफर हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो नाउ यू सी, सैलरी इज बिटवीन 50,000 to 80,000 यूएस डॉलर्स, है ना। अब ये अच्छी बात ये है कि ये तो चलो मानते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि इससे कम अगर सैलरी दोगे मैं काम नहीं करूंगा, बट ये भाई आगे का भी ब्रेकअप कर रहा है कि इससे ज़्यादा भी अगर दोगे तो भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि शायद मेरी इतनी वर्थ नहीं है, बाद में आप मुझे निकाल ही दोगे। इस रेंज में है तो मैं काम करूंगा। अगर नहीं है, इफ़ नो, तो देखिए यहीं पे एक डिसीजन लिया, डिसीजन डिक्लाइंड ऑफर डिक्लाइन कर दिया। इफ़ यस, तो ये सिर्फ एक कंडीशन थी, ऐसा नहीं कि अब जॉब कर लेंगे। अब अगली कुछ कंडीशन है। अगला कंडीशन देखिए, ऑफिस नियर टू होम, घर जो है वो या ऑफिस जो है वो घर के पास होना चाहिए, वरना ट्रैवलिंग में बहुत समय जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो भी ऑफर डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है, अब जॉब कर लेंगे नहीं, एक और कंडीशन है, वो क्या नोटिस करिए, प्रोवाइड्स कैब फैसिलिटी। और खुद नहीं जाना भाई, सुबह सुबह ट्रैफिक में बहुत थकान होती है, आप ऑफिस की कैब प्रोवाइड करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो भी ऑफर डिक्लाइन है, भले ही घर के पास हो, भले ही सैलरी ठीक ठाक हो, लेकिन अगर आप कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, देन हम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक आइडिया है। तो ये एक एग्जांपल है डिसीजन ट्री का। नाउ विद द रेफरेंस ऑफ दिस ट्री, अब अपन थ्योरी एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, इस पर काम करते हैं। पहला आइडिया देखिए, रूट नोड। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिसीजन ट्री. It represents the entire data set which is then divided into smaller and more homogeneous groups. तो इसके पास तो सभी कुछ है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस वाले नोड में है तो ऑफर तो हमने डिक्लाइन किया, लेकिन सैलरी हमारी समझ की थी, डिस्टेंस हमारे समझ का नहीं था, बहुत दूर था। अगर हम यहाँ पे डिक्लाइन कर रहे हैं तो सैलरी भी ठीक थी, पास भी था, बट क्या फैसिलिटी नहीं थी। तो इन सब का अलग अलग एक पोजीशनिंग है। तो रूट नोड में जब आप हैं तो बेसिकली सब पे आप काम कर रहे होते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब कि आपने देख ही लिया। The process involved dividing a node into two or more sub-nodes based on certain condition that maximize the separation of the classes. तो कंडीशन के बेस पे जो हम सेपरेट करते जा रहे हैं क्लासेस को, अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग करना। कोई नई बात नहीं है। डिसीजन नोड वही कंडीशन वाली बात। द नोड, these are nodes where split happens. A decision node can lead to further decision node or to a leaf node. तो ये वो नोड्स हैं जहां पर आप यहाँ इस केस में बोल सकते हैं जितने भी इंटरनल नोड है ना, जहां पर डिसीजन होते हैं। अच्छा, इसके बाद हो सकता है आप दूसरे डिसीजन नोड पे चले जाएं या आप लीफ नोड पे चले जाएं, दोनों सेम पॉसिबिलिटीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लीफ नोड या टर्मिनल नोड क्या होगा? ऑब्वियसली जहां पे जाके आप रुकने वाले हैं ना। तो जो डेटा स्ट्रक्चर की टर्मिनोलॉजी है वही यहाँ पे, देयर इज नथिंग न्यू। सो दीज आर द फाइनल नोड्स दैट डू नॉट स्प्लिट फर्दर, जो फर्दर स्प्लिट नहीं होता। एंड ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट्स अ क्लासिफिकेशन और डिसीजन आउटकम। नेक्स्ट इज प्रूनिंग. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूस, अच्छा इसकी भी बाद में बात करता हूँ। देन वी हैव ब्रांच और सब ट्री। अब आप इसको ऐसे समझ लो, ये एक डेटा सेट है जो सारे केसेस कवर कर रहा है। अगर मैं इधर बात करूं, ये भी तो अपने आप में एक सब ट्री है, एक सब डेटा सेट है जो किस केस को कवर कर रहा है। इसमें बाकी सारी पॉसिबिलिटी है, बट अगर मैं यहाँ पर हूं तो एक बात है कि सैलरी जो है वो 50 से 80,000 डॉलर्स के बीच में है, लाइक दिस। तो सब ट्री की हमने बात कर ली। पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप अगेन, अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे इन दोनों में कौन पेरेंट कौन चाइल्ड है। तो ट्री में हम ऑलरेडी इतना काम करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ऑब्वियसली दिस इज अ पेरेंट एंड दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अ पेरेंट एंड दिस इज अ चाइल्ड, लाइक दिस। अच्छा, अब ये प्रूनिंग का मतलब क्या है? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डिसीजन ट्री. इट इन्वॉल्व्स रिमूविंग द नोड्स that have little impact on decision process to prevent overfitting. कहने का मतलब ये है, ये तो दिस इज नॉट अ गुड एग्जांपल टू टेक दिस। मान लीजिए ये हम जॉब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, तीन मेजर क्राइटेरियाज है। जैसे हमने ये नहीं सोचा कि जिस ऑफिस में हम काम करते हैं
वहाँ पे कोई कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है कि नहीं, और कॉफ़ी वेंडिंग मशीन अगर है तो वहाँ पे जो कॉफ़ी मिलती है वो फ्री मिलती है या उसको लिए कुछ पैसा पे करना पड़ता है, चार्जेबल है। दैट कैन बी एन आइडिया। अब क्या ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकता है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है करे, बट मुझे लगता है ज़्यादातर केस में लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उसका कहीं नोट आपको नज़र नहीं आ रहा है ना। तो वो कंडीशंस जो इतनी रिलेवेंट नहीं है, जो फाइनल हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट करे, इस डिसीजन ट्री को इम्पैक्ट करें, उसको हम हटा देते हैं, प्रून कर देते हैं बेसिकली। यस, तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। अगेन अगर एक ऐसा थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर समझें तो हमने समझा रूट नोड है, बहुत सारे डिसीजन नोड्स होते हैं, किसी भी सब पार्ट को सब ट्री बोलते हैं, एंड में जाते हैं लीफ होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है एंड ऑल दिस थिंग। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है। स्टिल इस पर थोड़ी सी बात करनी जरूरी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स बना के लाया हूँ विथ सम एडवांटेजेस, और ये बेसिकली बोलना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए कि क्यों डिसीजन ट्रीज इतने पॉपुलर हैं और क्यों यहाँ मशीन लर्निंग में पूरा यूनिट आप इनके ऊपर पढ़ रहे हो, है ना। सो ये बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपका ध्यान चाहूंगा। सो डिसीजन ट्रीज आर पॉपुलर टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर सेवरल रीजंस। क्या क्या रीजंस हैं? क्लियर विजुअलाइजेशन, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए, ये शायद कोई बैंकिंग या कोई फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है। अब वो सबसे पहले देखता है क्रेडिट हिस्ट्री आपकी क्या है। आजकल एक आता है ना, कोई स्कोर आता है, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, बट आपकी वो रेटिंग क्या है, अगर 800 से अबव है तो बहुत अच्छा है, वरना फिर लोन मिलने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर वो बैड है तो डायरेक्टली बोल रहा है नॉट क्रेडिट वर्दी, इसके ऊपर बात ही मत करो। अगर वो गुड आती है, अब भी डिसीजन नहीं ले रहा, कंडीशन चेक कर रहा है, क्या इनकम हाई है कि इनकम लो है। अगर इनकम हाई है तो यार उसका रेटिंग भी अच्छा है, उसका इनकम भी हाई है, उसको लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनकम लो है, अब क्या करें, चेक करो डेप्थ। डेप्थ माने उसके ऊपर पहले से कोई लोन तो नहीं है। अगर पहले से लोन नहीं है तो उसका रेटिंग भी ठीक है, इनकम थोड़ी कम है, बट कोई लोन तो है नहीं, शायद दे पाएगा, अगेन क्रेडिट वर्दी। और अगर नहीं तो आप उसे मना कर दिए, है ना। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, डिसीजन ट्री आर इजीली विजुअलाइज्ड, अलाउइंग यूजर टू फॉलो डिसीजन मेकिंग स्टेप्स क्लियरली। अब इमेजिन करो कि बैंक के अंदर क्लर्क बैठा हुआ है, उसको आपने डिसीजन ट्री बना के देख लिया, तो बार बार उसके पास सब्जेक्टिविटी है ही नहीं, हर चीज़ की कंडीशन है। वो सबसे पहले अपना स्कोर देखेगा, जो भी कस्टमर आया, अगर स्कोर खराब है तो पहले मना कर देगा, स्कोर अगर ठीक है तो फिर वो इनकम पूछेगा, देखेगा कोई और लोन है कि नहीं, अकॉर्डिंगली वो पूरा काम कर सकता है। तो यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन करना है वो बड़ा आसान हो जाता है अगर हम डिसीजन ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं, और वही यहाँ पे बैंक के एग्जाम्पल से हम इस बात को समझ रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, लो डेटा प्रिपरेशन। they require minimum data processing such as not need to normalize data। मतलब उसके ऊपर कोई आगे जाके हम पढ़ेंगे, पूरा ANN हमें पढ़ना है, और इवन गिनी जो मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, कई बार अलग अलग तरह के पैरामीटर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, मैथमेटिकली दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर आप देखो, क्रेडिट या परचेज हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, बिहेवियर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। अगर एज यंग है तो आमतौर पे हम मान रहे हैं कि उसका चांसेस ज़्यादा है कि वो बाय नहीं करेगा, नॉट बाइंग। अगर मिडिल एज है, ओल्ड है, तो जाहिर सी बात उसके पास पैसे होंगे, खर्चा करने के लिए पैसे कमा रहा होगा। तब ये क्या कह रहा है डिसीजन ट्री, इनकम चेक करो। अगर इनकम हाई है तो ऑब्वियसली बाय करने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इनकम लो या मीडियम है तब क्या चेक करो, तब उसका लोकेशन चेक करो। अगर अर्बन लोकेशन में है, शहर में है, तो भी उसके चीज़ों के खरीदने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर कहीं सब अर्बन है या रूरल एरिया है, गांव वगैरह में, तो हो सकता है वो इन चीज़ों से इतना इम्पैक्ट ना हो और चीज़ खरीदने के चांसेस रिलेटिवली कम हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई खास मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं, कम डेटा सेट के अंदर भी चीज़ों को समझ के हम अच्छे से यहाँ पर डिसीजन ले पा रहे होते हैं। एफिशिएंट और स्टेबल है। ये एग्जाम्पल देखिए, जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना हमको क्लैरिटी आएगा। ट्रांजैक्शन अमाउंट, अब मान लीजिए किसी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन हुए और देखना है कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो अगर लो अमाउंट है तो दिस इज़ नॉट हाई प्रायोरिटी। मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरे को 100 रुपये जमा करने, 1000 रुपये निकालने हैं, तो कोई बहुत अर्जेंट इशू नहीं है, ऑब्वियसली है पर उतना अर्जेंट नहीं है रिलेटिव टू अगर अमाउंट मीडियम है या हाई है। अभी कस्टमर का स्टेटस चेक करो, अगर कस्टमर नया है या कस्टमर रिटर्निंग है। तो अगर कस्टमर नया है तो हम बोल रहे हैं मीडियम प्रायोरिटी है, लेकिन अगर कस्टमर रिटर्निंग है यानी कि बार बार वो हमसे काम करता है और उसका ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंसी भी हाई है, यानी कि मान लीजिए होता है ना, आमतौर पे बिजनेस हाउसेज होते हैं, कोई बिजनेसमैन है, उसका करंट अकाउंट है बैंक के अंदर, रोज के 20 चेक आते हैं, 20 चेक जाते हैं, हाई वॉल्यूम में ट्रेड करता है, उसको अगर कोई इशू आया उसको जल्दी से टैकल करना पड़ेगा, हमारा इंपॉर्टेंट कस्टमर है।
है ना। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, साल 2 साल में कभी कोई एक आध ऑपरेशन करते हैं, तो मान के चल सकते हैं कि उसको मीडियम प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द मॉडल इज एफिशिएंट विद प्रिडिक्शन कॉस्ट ग्रोइंग एल्गोरिथमिकली इन द डेटा साइज। तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, एल्गोरिथमिकली बढ़ रही, मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्री ऐसे ग्रो हो रहा होता है। फॉर इंस्टेंस एन ऑनलाइन रिटेलर कुड यूज अ डिसीजन टू हैंडल मिलियंस ऑफ कस्टमर ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली। इस तरह के लॉजिक से आप देख सकते हैं कि कैसे उसका जो भी क्वेरी है ट्रांजैक्शन का, उसको हैंडल करना है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल बना के रखे। फ्लेक्सिबल डेटा हैंडलिंग, यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारा डेटा न्यूमेरिक हो या सारा डेटा टेक्स्ट हो। जैसे स्टेप नंबर 1 हम चेक कर रहे हैं ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड, और आमतौर पर हॉस्पिटल्स वगैरह में सब जगह ऐसे ही करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, अगर ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल लेट मी से 120 से आपका कम आया, तो आधी बीमारियों की 80% बीमारियों की पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म होगी। ब्लड प्रेशर नहीं, एवरीथिंग सीम्स टू बी नॉर्मल। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, अब दे विल चेक फॉर स्पेसिफिक सिम्टम्स। अभी सिम्टम्स को नंबर में तो नहीं लिखा जा सकता, बट अगर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं देन देयर इज अ हाई रिस्क, और हो सकता है फिर डॉक्टर कुछ डायग्नोस करे या कुछ फर्दर टेस्टिंग करे। अगर सिम्टम्स नहीं है तो भी हम मान सकते हैं कि ठीक है ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, बट कोई रिस्क की बात नहीं है, समथिंग लाइक दिस। रोबस्ट टू अज्यूम, अजम्पशन करना बहुत आसान है। पॉपुलेशन का लेवल, पॉपुलेशन सॉरी नॉट पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, हालांकि एक लेवल का पॉपुलेशन भी पॉल्यूशन ही बन जाती है, बट चलो फिलहाल इसको हम पॉल्यूशन मानते हैं। सो पॉल्यूशन अगर लो है तो कोई रिस्क नहीं है, पॉल्यूशन अगर हाई है तो टेम्परेचर चेक करो। अभी जो हाल है दिल्ली में कि पॉल्यूशन भी हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, देन इसका मतलब अच्छा इधर आ गए हम, रिस्क बहुत हाई है ना, बीमार पड़ने का, इस तरह की चीज़ों का। अगर टेम्परेचर कम है, मुझे पता नहीं टेम्परेचर कैसे इस चीज़ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, बट दैट कैन बी एन आइडिया कि मीडियम रिस्क है हमारा। सो ये एक आइडिया था। तो इतने सारे एग्जाम्पल यहाँ मैंने ना इसीलिए डिस्कस किए आपसे कि हम बनाएंगे तो बहुत सारी डिसीजन ट्री, बट इसका लॉजिक क्या है। तो मशीन लर्निंग में बहुत सारे काम जो हम कॉमन सेंस पे कर रहे होते हैं ना, हम इस तरह के डिसीजन ट्री बना देने हैं ताकि मशीन, आजकल चैटबॉट्स काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 पूछेगा, फॉर एग्जांपल स्विगी पे आपने कुछ ऑर्डर किया, कुछ गड़बड़ हो गया, अब वो चैटबॉट आपसे बात कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, पूरी क्वांटिटी नहीं आई है, या खाना खराब आया है, या कुछ मेसी हो गया है, इस तरह की कुछ भी आपने क्लिक कर दिया कि फॉर एग्जांपल आपने 1 प्लेट मोमोज ऑर्डर की थे, हाफ ही प्लेट आया, फिर वो क्या बोलेगा, वो बोलता है कि फोटो क्लिक करो, और सब कुछ उसे ये डिसीजन ट्री में पहले से सिखाया हुआ है कि अब इस स्टेप पे क्या करना। फोटो क्लिक किया, मशीन लर्निंग उसने थोड़ा सा देखा कि हाँ यार बात ठीक बोल रहा, मशीन ही एनालाइज कर रही है, उसने रिफंड भी इशू कर दिया, आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप ये भी तो सोचिए कि जितना ज़्यादा आप ऑटोमेशन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें रिलेटिवली सस्ती होती चली जाएंगी हमारे लिए। तो ये बहुत सारे एरियाज़ में हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त यूज़ केस है इसका। यस, अभी आगे अगले केस में हम पढ़ेंगे, अब बहुत सॉलिड एग्जाम्पल पे बात करेंगे। एंट्रोपी क्या है, इंफॉर्मेशन गेम क्या है, एक डिटेल एग्जाम्पल लेंगे जो एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग में, और वो एग्जाम्पल थोड़ा लंबा है, थोड़ा न्यूमेरिक डेटा ज़्यादा है, बट पूरा आइडिया आपको एकदम बेस लेवल पे समझा दूंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं एंड कैसे एंट्रोपी या इंफॉर्मेशन गेम का हम यूज़ करके डिसीजन ट्री बिल्ड करते हैं। अभी भी आप में से 75% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।